नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हो, नेशनल टेस्टिंग सर्विस की तैयारी हो, तो आपको एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो पेपर दिया जाता है। और उसमें जो है आज हम 100 एमसीक्यूज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट को पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपको इस तरह चीज़ों को वजाहत की जाए कि आपको बहुत से कंसेप्ट भी मिलें, यानी कि आपको चीज़ों का मालूम भी हो जाए। क्योंकि देखें, जब भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, उससे ये होता है कि आपको जो उसकी बेसिक है एटलीस्ट वो याद रह जाती है, और आपका जो माइंड है उसको बहुत जल्द ऑब्ज़र्व कर सकता है, उसको बहुत जल्द पिक कर लेता है उस बात को। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो बयान करूं, एक तो आपको मेरे लेक्चर सुनने से याद हो जाए, यानी कि इसके बाद आपको मज़ीद उसे बहुत ज़्यादा याद दहानी की ज़रूरत ना पड़े। और आप अगर इस लेक्चर को 2-3 बार एंड तक मुकम्मल आपने देखना, लेक्चर को मुकम्मल है, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दें, फॉलो कर दें, और अगर यूट्यूब पे भी इसको आप देख रहे हैं तो उसको भी आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस है वो भी मिलते हैं। चैनल लेक्चर्स की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। और मेरी कोशिश होगी तो बड़ा ब्रीफ आज को सुनने में बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड तक आप इस लेक्चर को देखें और इंशाल्लाह उसके बाद आप चाहें तो इस 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अकेडमी का नंबर नीचे दिया गया है वीडियो में। चलिए हम फर्स्ट अब एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक एब्रीवेशन है CTBT। ठीक है, ये 4 वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स, और इसको हमने कहा कि यूएन जनरल असम्बली ने इसको अडॉप्ट किया 24 सितंबर 1996। 1996 में यूएन ने ये क्या चीज़ ली है CTBT। हमने ये 4 वर्ड तो पढ़ लिए, अगर हम इसे जस्ट रटा नहीं मानेंगे, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये क्या है, ये असल में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या है कि दुनिया में देखें, यूएन जनरल असम्बली में तकरीबन 193 जो टोटल कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे जाके बैठती हैं। और इन सब कंट्रीज़ में एक जो है वहाँ पे क्या हुआ, असम्बली में करारदाद आप कह लें कि वो वहाँ दी गई, वो और ये बात की गई कि अब हमने क्या करना है, दुनिया में मज़ीद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट ना हो। ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया गया एनी न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन। ठीक है, कोई भी अब न्यूक्लियर धमाका ना हो, क्योंकि वो कहते हैं इसको दुनिया से ख़तरा है, और वो कहते हैं दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करो। एक्चुअली जो CTBT है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, इसका मतलब ही यही है कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करना, और मज़ीद किसी किस्म का एटमी धमाका ना किया जाए पूरी दुनिया में, कोई भी कंट्री ना करे। इवन के अगर वो पीसफुल के बाजू का कुछ कंट्री कहते हैं ना कि हमने भाई खुद को मजबूत करना है, हम जैसे इसलिए कर रहे हैं, हमने किसी भी हमला नहीं करना, लेकिन अपनी हिफाजत करें, वो करें, इसके लिए भी नहीं होना चाहिए, ना मिलिट्री ना सिविलियन, कोई भी अब न्यूक्लियर मजीद धमाका नहीं, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। तो ये 10 सितंबर 1996 को अप्रूव हुई। 2 तरह के आपसे सवाल PPSC में और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इसकी डेट पूछी जाती है कि ये कब अप्रूव हुई, तो ये 10 सितंबर को अप्रूव हुई, और ये कब अडॉप्ट की गई, यानी कि कब इसको इन्फोर्स किया गया, आप ये कह सकते हैं। तो ये 24 सितंबर 1996 को जो है इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और अभी तक जो है तकरीबन 10 कंट्रीज़ इसमें जो है इसको अच्छा, इसमें जो जिन कंट्रीज ने साइन किया था वो कितनी कंट्रीज़ थी, अब तक 186 कंट्रीज़ साइन कर चुकी हैं। और इसको साइन करने के बाद इसको रेक्टिफाई, मतलब वहाँ क्या होती है, यूएन की टीम जाती है, जो उसने मखसूस टीम बनाई होती है, तो वो जाके मज़ीद उनके मुल्क में जहाँ जहाँ उन्हें मतलब लगता है कि यहाँ होंगे इनके हथियार, वहाँ जाके उनको देखते हैं कि इन्होंने वाकई कोई हथियार बनाए हुए तो नहीं है, कोई यहाँ पे धमाके तो नहीं हो रहे। तो ये 177 कंट्रीज़ जो है इसको रेक्टिफाई करा चुकी हैं। ठीक है, और जिन कंट्री ने साइन नहीं किए उनके मैंने आपको नाम बता दिए। इनके इस ट्रीटी में, ठीक है, जो कंट्रीज़ नहीं हैं उनका नेम, भूटान नहीं है, इंडिया नहीं है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मॉरिशस नहीं है, सऊदी अरेबिया भी इसमें नहीं है, शुमालिया भी नहीं है, साउथ सूडान भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, और टोंगा भी नहीं है। तो ये 10 कंट्रीज़ ने अभी तक कोई इसमें साइन नहीं किए। और 2018 यूएन चीफ एंटोनियो ने भी इसके बारे में बात की थी और रिक्वेस्ट की थी इन 8-10 कंट्रीज़ को कि वो अपने जो है ये एटमी हथियार इनको जो है ख़त्म करें और दुनिया को एटमी हथियारों से फ्री कर दें। अच्छा, इसके लिए एक, अब जाहिर सी बात है, एक ट्रीटी तो हो गई, अब इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी, उसका नाम भी CTBTO। यहाँ पे इजाफा किया है
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन जो है ट्रीटी उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना में है, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहिए। तो आपको CTBT की जो है वो 4 चीज़ें, एक तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, और ये कब जो है इसको अप्रूव किया गया 10 सितंबर को, और इसको अडॉप्ट किया गया 25 सितंबर को, ठीक है। आपको ये 2 डेट्स याद होने चाहिए, PPSC में पूछे जा सकते हैं। और बाकी ये ट्रीटी है क्या कि पूरी दुनिया में अपनी मज़ीद कोई भी एटमी धमाका ना किया जाए। चलिए नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर। अब ईस्ट तैमूर की बात करें तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। देखिए ये एक जजीरा है, ठीक है। पहले तो बात है ईस्ट तैमूर जो कंट्री है ये कहाँ पे, एशिया में, ठीक है। ये कहाँ पे, एशिया में। कॉन्टिनेंट कौन सा है, बर-ए-आज़म एशिया की बात हो रही है। बर-ए-आज़म एशिया में क्या मज़ीद यहाँ पे मैंने एक बनाया, ये एक बहुत बड़ा आपसे समझ लें एक जजीरा है। और सबसे पहले इन्होंने जो है वो आज़ादी भी हासिल की थी 20 मई 2002, यानी कि ये ईस्ट तैमूर का इलाका है, ये साथ में इंडोनेशिया है। तो इस एरिया ने, ठीक है, जिसका कैपिटल दिल्ली है, यहाँ पे पूछा यही किया था कि ईस्ट तैमूर का कैपिटल कौन है, दिल्ली, ठीक है। ईस्ट तैमूर ये कंट्री है, ये अब जो है वो आज़ाद है। और आज़ाद इसकी डेट क्या है, 20 मई 2002 को आज़ाद, 20 मई 2002 को ईस्ट तैमूर आज़ाद हुआ था। और ईस्ट तैमूर का जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे डचेज़ और जो है वो दूसरी पोर्टुगीज़ हुआ करते थे इन दोनों कंट्रीज़ में। उसके बाद ये यहाँ पे इंडोनेशिया का कब्ज़ा हो गया, यहाँ पे ईस्ट तैमूर का हो गया। तो जो है 1975 में, ठीक है, इंडोनेशिया ने क्या किया, बहुत मैसिव किस्म की तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा फ़ौजें जो है ईस्ट तैमूर में उतार दी, और इसे 1999 तक यहाँ पे ईस्ट तैमूर में काबिज़ रहा। और उसके बाद क्या है, ईस्ट तैमूर और पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया पे दबाव दिया, तो ईस्ट तैमूर ने इंडोनेशिया से अब आज़ादी हासिल कर लिया है, जो कि उसे 20 मई 2002 में आज़ादी हासिल हुई, ठीक है। रेफरेंडम हुआ, और ये तकरीबन अगर इसकी बात करें तो 1999 से 2002 तक ये UN एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रही, और उन्होंने यहाँ पे रेफरेंडम करवाया, ठीक है। उसके बाद मुल्क आज़ाद हुआ। ये दुनिया में 125वें नंबर पे आता है ईस्ट तैमूर। और ये इसमें जो करेंसी है, बाद PPSC में इसमें ये भी पूछा जाता है कि ईस्ट तैमूर की करेंसी कौन सी है, तो उसकी अमेरिकन डॉलर है, US डॉलर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो लैंग्वेज है वो टीटम बोली जाती है, और इसकी तकरीबन आबादी जो है 12 लाख है। तो ईस्ट तैमूर अब आपको नहीं बोलना चाहिए कि ईस्ट तैमूर का कैपिटल दिल्ली है। ईस्ट तैमूर जो है वो आज़ाद हो चुका 2002 में, 20 मई 2002 में। और ईस्ट तैमूर जो है ये क्या है, ये इसकी तकरीबन 12 लाख आबादी है, और अमेरिकन डॉलर इसमें इस्तेमाल होती है। 3 बातें याद करनी है। नेक्स्ट MCQs को हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारा जो है वो है बेटर टू, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड्स लिया गया है, यानी कि किसी के एक सेंटेंस लिया गया और पूछा गया किसका लिखा हुआ है, ठीक है। बेटर टू ड्रीम इन हेल्थ एंड सर्व इन हेवन, कि वो कहता है ये सैटर्न का ये करैक्टर है सैटर्न, और ये एक पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखी थी, एक पोएम है, ठीक है, जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक पोएम है जो कि जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये इंग्लिश पोएट था जी। इसमें क्या किया था, असल में ये क्यों फेमस हुई पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की है, ये उसी में उसकी एक लाइन है जिसमें वो उसका जो शैतान उसका करैक्टर है वो कहता है कि यार कि जहन्नम में हुकूमत करना जन्नत में खिदमत करने से बेहतर होगा। तो जहन्नम में हुकूमत तो है ना, जन्नत में तो खिदमत करनी पड़ेगी, तो जहन्नम में हुकूमत, ये उसके वर्ड्स हैं, उसके अल्फाज हैं। तो ये जॉन मिल्टन इसका लिखारी है, उसने लिखा था, यहाँ पे पूछा गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस करैक्टर के हैं, तो ये सैटर्न के हैं, ठीक है। आपको ये पैराडाइज लॉस्ट भी अच्छा ये भी पूछा जाता है ये किस पोएम के हैं, पैराडाइज लॉस्ट, आपको नाम याद आना चाहिए, जॉन मिल्टन और सैटर्न। ये बड़ी मशहूर लाइन है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। ये सारी कहानी क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये सारी कहानी जो जॉन मिल्टन लिखी है, यह आदम अलैहिस्सलाम हवा के बारे में, उसी में ये बयान करता है कि किस तरह हज़रत आदम अच्छा ये जो कहानी शुरू होती है वो कुछ इस तरह है कि जो बुराई की ताकतें होती हैं, यानी कि सैटर्न जो है, शैतान जो है, वो हार जाता है खुदा की ताकतों से। जब वो हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो जहन्नम में रह रहा होता है, और वो क्या कहता है, जन्नत को देखता है, और उसका दिल होता है मैं जन्नत में जाऊँ। वो जन्नत में जाता है और वहाँ पे देता है एडम और ईव, ठीक है। ये इस जॉन मिल्टन जो इस एक पोएम में बयान करता है उसको बयान कर रहा हूँ। एडम और ईव को देखता है ना, जब वहाँ जाके सैटर्न जो शैतान होता है,
तो वहाँ पे जाके वो एडम और ईव की बातें सुनता है। तो वहाँ पे एडम और ईव बातें कर रहे होते हैं आपस में कि हमें जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने से रोका है खुदा ने। अब वो ये एडम और ईव की बातें सुन लेता है ना, तो वो उसके बाद क्या होता है, वो ईव के बाद जो एडम की बीवी होती है उसके पास चला जाता है, उसको कहता है कि आप ये फल खाओगे तो हमेशा अमर हो जाओगे। मुख्तलिफ़ किस्म की बहाने बनाता है, वो सांप की शक्ल में जाता है वहाँ पे, ठीक है, जन्नत में। और ईव जो है वो अम्मा हवा, मतलब हम जिसे कहते हैं, मतलब ये ईसाई जो ईसाइयत में जो बातें हैं वो एक्चुअली सैटन बयान जॉन मिल्टन बयान करता है। तो वो जो है वो फल खा लेती हैं, उसके बाद वो हज़रत आदम को बताती हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वो है फल खा लेते हैं। तो इसी के बाद इस कहानी में जो बताया गया वो यही बताया गया है कि उस फल खाने की वजह से जो है खुदा फिर जो है हज़रत आदम और हज़रत जो ईव हैं, हज़रत अम्मा हवा हैं, इनको दुनिया में भेज देते हैं। इसमें यही सारी कहानी बयान की गई है। और इसमें जॉन मिल्टन कहता है कि औरत के लिए जो है इस दुनिया में मतलब वो ईव के उस फल खाने की वजह से अब औरतों को जो बच्चा पैदा करने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी और मर्दों को कमाना पड़ेगा। ये उस कहानी में बताया गया है कि उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा और इसी वजह से वो वापस आ गए। ठीक है, ये ब्लैक वर्स में लिखी गई थी। मैंने कोशिश की है ये सब बातें आपको बताने की ताकि आपको याद रह जाए कि ये क्यों पूछा गया। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसे बातें नहीं पूछी जाती, उसमें कोई ना कोई वाक़यात होते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से लाइन ली गई है। वहाँ के करैक्टर सैटन है, शैतान है, ठीक है। इस सैटन के उसमें दो बच्चे भी होते हैं, सिन और डेथ, ठीक है, बुराई और जो आपको मौत होती है, वो इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सैटन की लाइन है कि जहन्नम में हुकूमत करना जन्नत में खिदमत करने से बेहतर है। तो जॉन मिल्टन की ये पोएम है। जॉन मिल्टन क्या है, एक बहुत बड़ा इंग्लिश पोएट है। इसकी एपिक पोएम है जो 17वीं सेंचुरी को लिखी गई थी, ठीक है। ये इंग्लिश के इंग्लिश में ये पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैंने सब बातें मज़ीद डिटेल में लिखी हैं। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। और यहाँ पे बात है, नेम द पावरफुल कंट्री विच ऑफर्ड हेल्प टू पाकिस्तान आर्मी बिफोर सरेंडरिंग इन ढाका ड्यूरिंग 1971। देखिए, 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई थी। उस जंग में क्या हुआ था आपको मैं थोड़ा सा सबसे पहले, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझाने की चीज़ का कोशिश करता हूँ। देखें, ये मैप है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ये इंडिया है, और ये नेपाल है, ये भूटान, और ये है जी बांग्लादेश। अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई भी यहाँ पे बाउंड्री नहीं मिलती। आपको ये बात ज़रा याद रखनी है, जब एक मुल्क की दूसरे, अब दो मुल्क हैं, मुल्क एक ही है, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे जी बांग्लादेश को, और वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान कहते थे पाकिस्तान को, ठीक है। अब इन दोनों की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और जब जंग हो गई 1971 की, अब जाहिर सी बात है, देखिए इंडिया का कितना बड़ा एरिया और उसकी पूरी फ़ौज, इतनी बड़ी फ़ौज, और यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत कम फ़ौज और अफवाज हुआ करती थी। तो यहाँ पे ढाका जो है वो बांग्लादेश का जो है वो सिटी है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी अफवाज थी बहुत कम थी तादाद में, और जाहिर सी बात है उस वक्त जो बांग्लादेशी थे वहाँ पे भी इंडिया ने क्या किया था, बांग्लादेश के लोगों के साथ मिलके वहाँ पे लोगों को बरगलाया था और लोगों को अपने काफ़ी साथ मिला लिया था, और वहाँ पे उनको एक किस्म का जो मुक्ति पाई है, ठीक है, वो एक तहरीक थी, और उसमें जो बांग्लादेश के लोग थे उनको हथियार दिए गए थे बाकायदा कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करें। तो वहाँ पे एक तो गुरीला वार शुरू हो गई जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, और दूसरा जो है वो जाहिर सी बात है इंडिया ने एक मैसिव किस्म का वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी थी। तो इसी वजह से वो बहुत, हमारी आर्मी वहाँ पे बहुत कम थी। और पाकिस्तान 1971 में अभी तो हमारी समझे पाकिस्तान इनिशियल स्टेट में था, तो वहाँ पे जो है वो जनरल अमीर अब्दुल ख़ान नियाज़ी की हिदायत पे पाकिस्तानी अफवाज ने हथियार डाल दिए थे। और आपको ये PPSC में अक्सर पूछा जाता है कि अच्छा, फिर यूनाइटेड स्टेट ने जो है ये ऑफ़र की थी पाकिस्तान को हेल्प करने की, ठीक है, तो भाई ये सुलह सफाई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको ये PPSC में अक्सर पूछा जाता है कि कब जो प्रिजनर्स थे जो पाकिस्तानी अफवाज के कैदी बना दिए थे बांग्लादेश ने, वो 1974 में जो है आज़ाद, 1994 में जो है वो आज़ाद किए थे, ठीक है। ये आपको मैंने सारी बात बताई, और ये आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ बताई ताकि आपको याद रह जाए और पता हो 1971 जो वार है ये क्या ढाका के बारे में बात होती है, आपको ये समझ होनी चाहिए। देखिए, आप पढ़ना इस तरह नहीं है कि रट्टा आपने रट्टू तोता बनना है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बल्कि आपको इंटरव्यू में भी बहुत फ़ायदा देगी, ख़ासतौर पर अगर पंजाब और कमीशन के किसी भी इम्तिहान को देने की तैयारी में आप करें। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड एट द सजेशन ऑफ द, जो कि यूनाइटेड नेशन आपको किसी और लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, जब बनाई गई थी, चलें आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो वह तब क्या थे, जब बनाई गई थी तब 51 कंट्रीज़ ने जो है
इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने साइन किए थे यूनाइटेड नेशन बनाने में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 193 कंट्रीज़ इस वक्त हैं, इस वक्त मौजूदा जो है इसमें 100 दुनिया के 193 ममालिक ने इसमें शमूलियत इख्तियार की हुई है। ये एक बहुत बड़ी जो है दुनिया की इस वक्त तंजीम है। और ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई थी, जब दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हो चुकी है तो अब दुनिया को अमन चाहिए, तो अमन के लिए यूनाइटेड नेशन बनाई गई, जिसका काम ही यही है कि इस्टेब्लिश करना पीस को, सिक्योरिटी को इंटरनेशनली और वेलबींग करना पीपल ऑफ वर्ल्ड की, ठीक है। ये दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन बनाई गई, वो बनाई गई दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में पीस कायम हो, दुनिया की सिक्योरिटी हो, जंगें ना हो, इसका ये एम था यूनाइटेड नेशन का बनाने का। अब यहाँ से जो हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि यार ये यूनाइटेड नेशन जो नाम है ये किसने कहा था? ये था अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ठीक है। ये उसने सजेशन किया था इसका नाम, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया। तो अब हमने ये पता किया कि यूनाइटेड नेशन क्या है। ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा, ये थे कि दुनिया में पीस कायम हो, दुनिया में अमन हो, दुनिया की सिक्योरिटी हो और दुनिया के लोगों की फलाह बहबूद पे काम हो, ठीक है। ये तंजीम है और ये 1945 को बनाई गई। आपको पता होना चाहिए कि 1945 को बनाई गई, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनाई गई थी। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। इसके 193 कंट्रीज़ हैं, उसकी 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उस अक़वाम मुत्तहिदा की जो लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको याद रखना है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बनाई क्यों गई थी? 1942 1918 में, 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार 1 हुई थी। तो उसके बाद जो है ये एक और तंजीम भी बनी थी, लेकिन उस तंजीम का जो है वो फेलियर हो गई थी, वो वहाँ पे जो है वो चल नहीं सकी थी। इसीलिए उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में बात को आपको अलग से डिटेल बनाओगे क्योंकि बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी याद करने के लिए। तो 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार 1 हुई थी। 1939 से 1945 वर्ल्ड वार 2 हुई थी। इनकी डेट्स भी आप याद रखेंगे। 1914 से 18 पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक जा रही थी। और उसी के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा आई थी ताकि दुनिया में अमन कायम हो। तो 24 अक्टूबर 1945 में ये हुई थी। इसके अब इस 193 कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। वीटो पावर किन 5 कंट्रीज दवाने वो भी बात करना है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने डिटेल्स बात किया कि कब ये साइन हुई, 26 जून 1945 को, और 24 अक्टूबर को ये इन्फोर्स हुई। जब ये इसका साइन किया था उस वक्त सिर्फ 51 दुनिया की कंट्रीज थे, जिसने इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है। इसके मेन ऑर्गन भी यहाँ पे मैंने पुट कर दिए हैं कि जनरल असम्बली है, दी सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, दी सेक्रेटेरिएट है, दी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस है एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। इससे पहले जो लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी जो 1990 में बनी थी, ये बनी थी अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये भी PPSC में ये जितनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये तमाम बातें अक्सर पूछी जाती हैं। तो इस लेक्चर को आपने बार देखना है और एंड तक देखना है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के बारे में पता चल गया कि लीग ऑफ नेशन कब बनाई गई थी, 1919 में बनाई गई थी। और ये किस ट्रीटी के अंडर बनाई थी, सब PPSC में पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर, ठीक है। इसके ILO भी बनाई थी, और भी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमसे पूछा गया कि हु इज़ नॉन, किसे समझा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। अब मैन ऑफ डेस्टिनी किसको? नेपोलियन को समझते हैं। नेपोलियन का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ, उसे क्यों मैन ऑफ किस्मत, अगर हम उसे किस्मत सिकंदर कह रहे हैं, मैन ऑफ डेस्टिनी कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक बार नेपोलियन जो था वो बहुत बड़ा एक बादशाह था, जंगजू था, डरता नहीं था। और वो एक बार उसकी फौज थी किसी इलाके में फतह करने जा रही थी। तो ये बड़ी एज ए मोटिवेशन भी, आपको बड़ा मोटिवेशन होगी। जो लोग अक्सर थोड़ा सा पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं, नहीं हमने मेहनत करनी है, एंड तक मेहनत करनी है, वक्त देना है और उस वक्त के बाद हमने इंशाल्लाह कामयाब होना है। तो वो एक इलाके में जंग करने जा रहे थे। उनको पता लगा कि आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको किसी की फ़ौज ने आज तक अबूर ही नहीं किया। देखिए, पहाड़ आपको इस समझने के, आम पहाड़ पे अक्सर एक बंदा भी चढ़े तो वो
बड़ा मुश्किल होता है उससे बड़े पहाड़ों को सर करना, उसके ऊपर चढ़ना। और उसकी तो पूरी फ़ौज ने वहाँ से क्रॉस होकर जाना था। वहाँ पे एक माई उसके पास आई और उसने कहा बेटा यहाँ पे तुमसे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए हैं, कोई क्रॉस नहीं कर सका, लोग मर जाते हैं, बादशाह वापस चले जाते हैं। उसने कहा ठीक है अम्मा। अपने सिपाहियों को बुला के कहा कि कोई अल्फा पहाड़ किसी ने देखा है? तो उसके सिपाहियों ने कहा सर हमने तो नहीं देखा। उसने कहा ठीक है, मुझे इस माई ने बता दिया है कि अल्फा पहाड़ किस जगह पे है, जब वो आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उसकी फ़ौज चलती रही, आगे जाके देखा तो एक बहुत बड़ा पहाड़ था। जब वहाँ पे उसकी फ़ौज पहुँची, उसने अपने जो नेपोलियन था उससे पूछा कि क्या बादशाह सलामत यही है? तो उसने कहा नहीं ये नहीं है, इससे 3 गुना बड़ा पहाड़ या 2 गुना बड़ा पहाड़ आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो अल्फा पहाड़ है। तो तमाम फ़ौज वहाँ से जब गुजरी तो आगे जाके देखा तो बिल्कुल जो है वो आम ज़मीन थी, कोई आगे पहाड़ थे ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि वो पहाड़ कहाँ गया? तो उसने कहा वो वही पहाड़ था जिसको हम वहाँ पे सर करके आ गए हैं, जिसका आगे हम गुजर के आ चुके हैं। तो इसीलिए इसे मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रह जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, ग्लूकोज सिरप की बात करें तो ये किस मेज़ से? अच्छा, मकई, आप मकई खाते हैं ना, मकई, तो ये उसी की बात हो रही है। तो वो ग्लूकोज सिरप उसी से बनता है, मेज़। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है फेसबुक कब पब्लिक हुई, गो पब्लिक। ठीक है, तो मई 18 2012 में। इसके बारे में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि फेसबुक कब बनाई गई, लॉन्च कब की गई? तो फरवरी 4 2004 में, फरवरी 4 2004 में हुई। और मार्क जुकरबर्ग इसका फाउंडर है, चेयरमैन है, सीईओ है, कुछ भी पूछा जाए, हु इज़ अ फाउंडर, हु इज़ अ चेयरमैन, हु इज़ अ सीईओ, मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक था। अच्छा, इसका पहले नाम फेसबुक नहीं हुआ करता था बल्कि फेस चैट हुआ करता था, जो कि बाद में जो है वो फेसबुक बना 2013 के बाद, 2003 के बाद वो फेसबुक, पहले फेस मास्क हुआ करता था। नेक्स्ट है वही फेसबुक लॉन्च कब हुई? तो फरवरी 4 2004 में हुई। नेक्स्ट है इन 1999 मलेशिया वायरस। अच्छा, ये ऐसा एक वायरस था कि लोगों को ईमेल में आता था और उस ईमेल में लिखा होता था द मोर एंड इम्पोर्टेंट मैसेज ईमेल, तो लोग उसको क्लिक करते थे, वायरस आ जाता था। तो ये 1999 में हुआ था। तो इस किस्म को तो ईमेल वायरस से कहा जाता है। और ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज़ नहीं भूलेगा। अच्छा, इन्वेंटेड, किसने बल्ब इजाद किया? जी, एडिसन। अच्छा, इसमें 2 सवाल और पूछे जाते हैं। एक तो आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जो कौन सा चीज़ है जो बल्ब में भरी जाती है? ठीक है, गैस, कौन सी गैस होती है जो बल्ब में भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है। या फिर ये किस फिलामेंट से मिलकर बनती है? तो टंगस्टन जो फिलामेंट है उससे मिलकर यह बल्ब बना है और इसमें गैस जो है वो नाइट्रोजन भरी जाती है। और ये एडिसन ने जो साइंटिस्ट था उसने इसे ईजाद किया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट WHO 2015 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान की एवरेज एज है 66.4 एक एवरेज एज है, हमारी उम्र है। अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैज़ ए डेथ। उसके कितने बच्चे थे यार? उसके 3 बच्चे थे। अब स्टीफन हॉकिंग के बारे में 3 बच्चे थे, हमने याद कैसे करना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो आप इसे भी आप कह सकते हैं, ये अपने वक्त का एक बहुत बड़ा जो है कॉस्मोलॉजिस्ट था, यानी कि जो आसमान में जो चीज़ें होती हैं ना हम देखते हैं उनके बारे में। एक सेकेंड मैं ढूंढ लूँ, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजिस्ट क्या होता है? अजराम फल्की के बारे में जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और इसने ब्लैक होल एमिट रेडिएशन के बारे में इसने जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मदद की उसके बारे में। तो इसकी वो काम बहुत बड़ा है ब्लैक होल के बारे में। देखें, पहले जो दुनिया है वो ब्लैक होल के बारे में नहीं जानती थी। हमें ये तो पता था कि बाहर सूरज है, बाहर प्लैनेट्स हैं, बाहर दूसरी चीज़ें हैं, बाहर जो हमें मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं, लेकिन हमें ब्लैक होल के बारे में नहीं पता। क्योंकि ब्लैक होल क्या है कि वो तो लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसको देखने के लिए इसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसका एक काम है ब्लैक होल पे। तो इसके 3 बच्चे थे और स्टीफन हॉकिंग कॉस्मोलॉजिस्ट था। आपको इसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बेचारा क्या था, ये व्हील चेयर में सारी ज़िंदगी इसकी गुजर गई। ठीक है, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। अच्छा, इंटरपोल क्या है? पुलिस है। अब ये पुलिस क्या है? इसका पूरी दुनिया में आप यूँ समझ लें कि नेटवर्क है और इसको दुनिया के 194 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो इसे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरपोल या एब्रीविएशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो इसको दुनिया में 194 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ मुंसलिक हैं, आप समझ सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है लियन फ्रांस में है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जैसे इन 194 कंट्रीज़ में अगर कोई मुजरिम होगा तो ये उसको उस कंट्री को बताएगी कि इसने ये क्राइम किया, फ़लाँ कंट्री में किया, ये सबूत हैं, आप इस बंदे को दो ताकि हम उस कंट्री को दें, या मतलब ये इसका ये काम है, ठीक है। तो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, 194 मेंबर्स है, उसका हेडक्वार्टर लियन फ्रांस में इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्वात वैली की बात करें तो ये हिंदू कश माउंटेन्स में है। देखिए माउंटेन्स क्या है, देखें एक बहुत ज़्यादा एक पहाड़ों का सिलसिला होता है, उसे हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब हिंदू कश जो है एक माउंटेन रेंज है। अब एक माउंटेन रेंज है तो अक्सर देखें हम जब केटू की बात करते हैं या हम किसी माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो क्या है, वो भी तो पहाड़ है। तो अब हम हिंदू कश माउंटेन्स की बात तो करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ भी तो होगा। तो इसका हिंदू कश का ऊंचा पहाड़ टुच मीर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उसकी लंबाई है 7,708 मीटर। टुच मीर पहाड़ के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में PPSC में अक्सर पूछा गया, ठीक है, या दूसरे एग्ज़ाम में। तो अच्छा, ये जो रेंज है ना हिंदू कश, ये किस किस मुल्क से होकर गुजरती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में ये पहाड़ होकर गुजरते हैं, इन 3 कंट्रीज़ को लगते हैं। हाईएस्ट पॉइंट इसका जो ऊंचाई है इस हिंदू कश पहाड़ रेंज की वो टुच मीर है, जिसकी 7,708 मीटर जो है इसकी लंबाई है। स्वात वैली, ठीक है, स्वात वैली भी हिंदू कश माउंटेन्स रेंज के दरमियान आती है। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। सिप्रा इज़ एन आइलैंड इन मेडिटेरियन सी। देखें ये मेडिटेरियन सी है, तो इसके दरमियान ये आइलैंड है, ठीक है, जजीरा है छोटा सा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका। तो स्ट्रेट क्या होती है, जो 2 बड़े पानी के अजसाम को मिलाती है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं ज्योग्राफी की दुनिया में, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एशिया और अमेरिका को ये जुदा जुदा करती है, इसको ये जो मतलब इसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट MCQs को बोलते हैं अलेक्जेंड्रा इज़ अ सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट का है जी। अलेक्जेंड्रा आप लोग याद रखना है, सी पोर्ट जो है जहाँ पे जाके बैरी जहाज़ जाके वहाँ पे लंगर लगाते हैं अपने, वहाँ पे ठहरते हैं, तो इजिप्ट का है ये। रेड सी की बात करें तो ये किन दो के दरमियान है, लेकिन ये सऊदी अरब है और ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और ये रेड सी है, इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। और आपने चलो आपको अगर दुनिया ये सवाल पूछा जाए PPSC में कि लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या पेनिनसुला होता है जिसको 3 तरफ से पानी में घेरा हो, मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपको उसका ग्राफिक भी बना के दिखा दूंगा। तो अरेबियन जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है, और यहाँ पे रेड सी ये सऊदी अरेबिया है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, और ये रेड सी है, तो इनको जुदा कर है। सी ऑफ जापान इज़ अ फेमस फॉर फिशिंग एरिया। सी ऑफ जापान जो है वो बहुत ज़्यादा फिशिंग है, अकॉर्डिंग यानी कि ये फिशिंग वहाँ पे मछली जो है वो उसका शिकार करने के लिए। थाई एयरवे, अगर हम थाई एयरवे की बात करें तो वो किसका, थाईलैंड का, सॉरी थाई एयरवे, वैसे ये नाम भी मिलते जुलते हैं तो आपको ये भूलना नहीं है। सिल्क एयर इज़ एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, सिंगापुर की ये है जो है वो एयरलाइन है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ लायन की बात करें फॉरेस्ट में तो वो उसका क्या जो है वो फ़ायदा है, सेव द इम्पोर्टेंट पास्चर फ्रॉम बीइंग ओवरग्रेज्ड, ठीक है। मैनी अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमसे सवाल वो पूछा गया है, हाउ मैनी पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स हैव। अच्छा यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, जो अफवाज होती है, मतलब पाकिस्तान के जो बाशिंदे होते हैं वो दुनिया में UN अम्ब्रेला के साथ जाके मुख्तलिफ मिशन और चीज़ें करते हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा शहीद भी ज़ाहिर सी बात हो जाते हैं, तो 156 है। नेक्स्ट जो है कायद आज़म फर्स्ट जो है वाइफ जो है कायद आज़म की, वो उनका जो नाम है वो इमाम बाई है जिना है, जिनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1893। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो है कलीदी किरदार अदा किया, ठीक है। उनकी जो पहली बीवी थी इमाम बाई जिना, वो 1893 में उन्होंने वफ़ात पाई, ठीक है। तो उन्होंने कब वफ़ात पाई, 1893। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, डैश वाज द फर्स्ट, अच्छा वो उसी के इमाम बाई जिना नाम पूछा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जो जस्ट 9th डे ऑथ लेने के बाद सिर्फ 9 दिनों के बाद जो है
वो जो है अपने ऑफिस में जो है वो वफात पा गए थे। उन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन उनका नाम है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। सिर्फ 9 दिन वो अपने ऑफिस में रहे थे। आपने याद रखना है कि वो कौन सा चीफ जस्टिस है जो सिर्फ 9 दिन रहा अपने ओहदे पर उसमें और ऑफिस में, वो उन्हें वफात पाई। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगर लार्जेस्ट लाइट हाउस की बात करें, लाइट हाउस क्या होते हैं, वो साहिल समंदर के करीब अक्सर बनाए जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, उसके ऊपर जो है वो लाइट लगाते हैं ताकि दूर से आने वाली कश्तियों को रास्ता मिल सके, उनको पता लग सके कि किस जगह बंदरगाह या मुख्तलिफ चीज़ें। तो जिद्दा लाइट हाउस इस वक्त दुनिया का टालेस्ट लाइट हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूके। अच्छा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूके? हम यूनाइटेड किंगडम जस्ट सिर्फ समझते हैं, जबकि इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नेदरलैंड आयरलैंड। अच्छा, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज शिप। देखिए क्रूज शिप क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा शिप होता है, उसके अंदर हज़ारों कमरे बनाए जाते हैं, बड़ा वीआईपी होता है, उसमें बहुत बहुत आसाइशें होती हैं, बड़ा होटल होते हैं, हर चीज़ होती है। तो वो कौन सा दुनिया का इस वक्त लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्रूज शिप है जिसमें बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है कमरे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसाइशें होंगी? तो सिम्फोनी ऑफ द सीज़ है उसका नाम। द फर्स्ट मेराइन। अच्छा, मेराइन क्या होता है? जो पानी की बात हो रही है, एनिमल है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ है, वार्म जो गर्म पानी का, इन 5 ओशन में। तो वो कौन सा एनिमल है? वो है सेल फिश, ठीक है। सेल फिश बहुत तेज़ जो होती है वो गर्म पानी की जो है फिश है। NEQS रेफ़र टू इन्वायरमेंट। अच्छा, ये NEQS ये किसकी एब्रीवेशन है? यह है नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, अच्छा, एक बनाई गई थी, इंडिया ने एक कमीशन बनाया था इंक्वायरी के लिए, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेट करेगा। वो क्या हुआ था कि जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ हुई थी, डिस्प्यूटेड डिस्ट्रक्चर जो बाबरी मस्जिद थी ना, उसको खाम का क्या क्या इंडिया ने उसको पहले तो मुतनाज़ा बनाया, उसके बाद उसको तबाह किया अपने जो मिलिटेंट के साथ मिलके। तो 1992 में हुआ था, उसी के लिए जो है ये सब कुछ बनाया गया था। तो ये इंसिडेंट अक्सर पूछा जाता है कि ये इंसिडेंट कब हुआ था बाबरी मस्जिद का, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो 6 दिसंबर 1992 में हुआ था। बाबरी मस्जिद को शहीद किन्होंने किया था? मिलिटेंट थे, हिंदू थे, नेशनल टेररिस्ट थे हिंदू जो है वो थे। नेक्स्ट हमसे एमसीक्यूज पूछा गया है, व्हाट इज़ द सेंसिटिव लिस्ट इन SAFTA? तो सेफ्टा की जो सेंसिटिव लिस्ट होती है, वी डू नॉट इंक्लूड टैरिफ कंसेशन, कि उसमें टैरिफ कंसेशन नहीं किया जाता अगर सेंसिटिव लिस्ट कोई हो। वैसे सेफ्टा या FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ता। इंपोर्ट क्या, हम जब दुनिया की बात करें, जैसे चाइना है, किसी बंदे ने चाइना से कोई बहुत चीज़ें मंगवानी है, कोई आलात मंगवाने हैं, तो अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंपोर्ट करता है, इसको बाहर से चीज़ों मंगवाने को इंपोर्ट कहते हैं। तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स फ्री करती है ताकि उन्हें आसानी हो जो ताजिर हैं, ठीक है। सेफ्टा वैसे यहाँ पे बता दिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, 2004 में एग्रीमेंट हुआ था। इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं एक दूसरे को, जो उनके ताजिर हैं उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी अब बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि यूनाइटेड नेशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा वो बनाई गई 193 मेंबर्स हैं उसके जी, वो 1945 में बनाई गई और वो दुनिया में पीस का मन। अब इसकी एक यूनिवर्सिटी भी है, वो कहाँ पे? जापान में है, ठीक है। अच्छा, बजट की बात करें, बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि हमने एक फाइनेंशियल प्लान बनाया होता है और उसमें बताया होता है कि इस ख़ास पीरियड के लिए हम ये काम करेंगे, उसमें ये ख़र्चा होगा, ये नुकसान होगा, या ये हमें फ़ायदा होगा, ये जो अखराजात है हम कहाँ से पूरे करेंगे, और ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल बजट होता है हमारा। अच्छा, ब्लैक रिवर की बात करें तो ये जमाइका में है। ब्लैक रिवर क्यों होता है? देखें वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा घना एरिया है, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि उसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का है, मालूम होता है, तो इसलिए उसे ब्लैक रिवर कहा जाता है। इसी तरह द अमेज़न रिवर डॉल्फिन इज़ आल्सो कॉल्ड पिंक रिवर डॉल्फिन, ठीक है।
अमेज़ोन में जो डॉल्फिन्स होती हैं, क्या आपको पता है डॉल्फिन्स क्या होती है? उन्हें जो है इंसानों से बड़ी मोहब्बत होती है, तो उन्हें क्या है पिंक रिवर डॉल्फिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ग्रीन रिवर इज़ लोकेटेड, यूएस में है ग्रीन रिवर जी। ग्रीन रिवर इसका भी वही है कि उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है या ग्रीन होता है, तो इसी वजह से उसको उसकी अलग शनाख्त हो जाती है कि वो यूएस का है। इसी तरह येलो रिवर की भी है, वो चाइना में है, उसका कलर येलो है। ब्लू रिवर भी है, वो यूएस में है अगेन। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फाउंडेड इन द ईयर 1930 AD, तो ये आइलैंड के है। वाइट रिवर की बात करें तो यूएस में है। शाइनिंग पाथ ये मिलिटेंट ग्रुप था पेरू का, पेरू एक कंट्री है, उसका ये मिलिटेंट ग्रुप था, उसका शाइनिंग पाथ। अच्छा, बॉर्डर विच सेपरेट आउटर स्पेस फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नाउ। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहा है कर्मा लाइन की, तो वो क्या कह रहा है? वो कहता है बॉर्डर लाइन है जो सेपरेट करती है आउटर स्पेस फ्रॉम अर्थ को एटमॉस्फेयर से। देखिए, ये मैंने आपको बताया है, देखिए दुनिया है, इसके बाहर जो है वो लेयर्स होती हैं। पहले हमारे टोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ये अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है। फिर मेसोस्फेयर होती है, फिर जो है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर एक्सोस्फेयर होती है। तो इसी में यहाँ पे जो कर्मा लाइन भी है, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे आपके अक्सर जो है वो सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर होते हैं। तो इसको ये क्यों हम लाइंस बनाते हैं? ये हम लाइंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम मज़ीद जो है वो एटमॉस्फेयर को पढ़ सकें, इसलिए हमने उसको मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन लेयर्स को नाम देते हैं। ठीक है, ये ओजोन लेयर है, इसके बाद जो लेयर आती है उसके बाद जो कर्मा लाइन जो लेयर है, ठीक है। तो ये जगह जो क्या होती है, ये सेपरेट करती है फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर को, ठीक है, आउटर स्पेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये इसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हियर द वर्ड इज रेशियल का मतलब होता है कि नस्ली तासुब। अब इसको मिटाने के लिए 21 मार्च को ये मनाया जाता है ताकि जो नस्ली तासुब है हमारा वो ख़त्म हो जाए, गोरे काले की बात ना हो या किसी से बर्तरी आला दर्जा ये सब ना हो। तो इसको 21 मार्च को दुनिया मनाती है। और ये कब मनाया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डे, कि दुनिया में ये भेदभाव ना हो, 21 मार्च को। आज यहाँ पे दूसरा इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का, वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें इनके औरतों को कोई मारे ना, या औरतों पे जो बिला वजह जो है वो क्राइम्स भी होते हैं। आप देखते हैं बाज़ औक़ात इसमें कोई हकीकत भी है कि बहुत सी लोगों को जो कत्ल कर दिया जाता है या लोगों से नारवा सलूक किया जाता है औरतों से, तो उसकी आवाज़ उठाते हैं इस डे को। तो ये 25 नवंबर है उसको, तो ठीक। अच्छा, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेन। अच्छा, यूरेनियम जो होता है ये क्या होता है, ये अक्सर जो है ये जो इस्तेमाल होता है ये एटमी हथियारों में या एटमी हथियारों को बनाने में जो है ये इस्तेमाल होता है। तो कज़ाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। कज़ाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, यूरेनियम का। और ये जो एनर्जी के बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है, द प्रोसेस विच हेल्प ऑफ स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो अचीवर्स। तो एग्ज़ाम होता है जो तालिब इल्म को डिवाइड करता है कि कौन ज़्यादा मार्क्स या कौन ज़्यादा जो है अचीव करने वाले हैं। वो ज़ाहिर सी बात है कोई भी है इम्तिहान होता है। FBI ऑफ अमेरिका वाज इस्टेब्लिश इन 1908। FBI जो इस्टेब्लिश हुई थी अमेरिका की जो है वो 1908 में होती। जिम्नोफोबिया इज़ द फियर ऑफ न्यूडिटी। ये क्या, ये नंगे इनके लोगों के सामने ख़ुद को नंगे होने का डर या नंगा किसी को देखने का जो खौफ होता है। फेयर, मुख्तलिफ फेयर्स को नाम दिए गए हैं। तो ये उस चीज़ का डर है, बाज़ औक़ात लोगों में इतना बढ़ जाता है कि वो अकेले में भी मतलब अपने कपड़े जब कोई वो करते हैं, मतलब उस तरह का उन्हें न्यूडिटी यानी कि नंगे होने का डर होता है। तो आप लोग जिम्नोफोबिया आप इसको याद रखना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंग्लिश का ये जो है वो पोर्शन है। इन विच कंट्री द लास्ट स्पीशीज़ वाइट राइनो डाई। तो सूडान में जो है वो हुई थी राइनो की। विच इंडियन, ये क्या है, ये एक जानवर है, ठीक है, आपने अक्सर राइनो देखा होगा। विच इंडियन एक्टर सेंटेंस टू 5। अच्छा, वो कौन सा इंडियन एक्टर जिसे 5 साल जेल की जो है हुई थी, क्यों, ब्लैक बक को मारने की वजह से, ठीक है। तो सलमान खान है। विच इज़ द हाइट ऑफ द विकेट यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट।
विकेट ऑफ जो देखिए आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें विकेटें होती हैं, तो विकेट की हाई जो है वो एक बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी छोटी विकेट खेलती है। 28 इंचज़ होती है, 71.12 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, ये भी सवाल अक्सर आपको याद है। हाउ मैनी बॉल्स आर यूज्ड इन प्ले इन गेम ऑफ स्नोकर। देखिए स्नोकर जो अक्सर लोग खेलते हैं उनको पता है, ऐसे रेड कलर की बॉल्स होती हैं, ये 22 बॉल्स होती हैं, ठीक है। ये 22 गेंदें होती है स्नोकर में, आपने ये भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है द ओलंपिक गेम वेयर मैन एंड वुमेन आर। अच्छा वो कौन सी ओलंपिक गेम है जहां औरतें और मर्द यकसा जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इक्वेस्ट्रियन होता है, इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, घोड़ा सवारी होती है, ठीक है। और उसमें घोड़ा दौड़ाना होता है, मुख्तलिफ उसमें हर्डल्स होती हैं, उसमें घोड़ा दौड़ा के पूरी रेस लगानी होती है। इसमें मर्द औरत दोनों यकसा जो है वो हिस्सा लेते हैं। वैसे दुनिया कहती है अक्सर मर्द औरत यकसा हैं, लेकिन वो कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो दुनिया मतलब जब बॉक्सिंग हो तो औरत और मर्द एक दूसरे के साथ लड़े, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में औरतों को जो है वो ज़्यादा है मर्दों से, कुछ चीज़ें में मर्द ज़्यादा है। तो इसलिए खैर ये गेम जो है वो ओलंपिक में खेली जाती है जिसमें औरतों और मर्द यकसा जो है मुकाबला कर सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो ये फ्रांस में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच है, सॉरी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी वाज जो ये था, ये 1982 में जो है ये क्या था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये 29 अप्रैल 1961 को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो क्यों किया गया था, ताकि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं जो कि जानदार हैं और उनको उनके लिए जो है फ़ंड इकट्ठे किए जाए, उनकी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए। डीपेस्ट पॉइंट इन दी मारा। अच्छा मरीना ट्रंच की बात करें तो इस सबसे दुनिया का जो कहते हैं ये निचला जो है जगह है, ये वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक में है। ये कहाँ पे, अक्सर बीबीएससी में ये पूछा गया। और इसकी मैराइन ट्रंच की जो गहराई है वो है 10,994 मीटर, ठीक है। तो 10,994 मीटर्स है, ठीक है। इसकी जो गहराई है मैरीना ट्रंच है ये पैसिफिक ओशन में, वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक में है। नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो कॉन्फ्रेंस के बाद ये रिज़ल्ट था, मतलब उसके बाद हुआ था। ओरिजिनल नेम ऑफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन वाज। अच्छा जो ओरिजिनल नेम क्या है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का, तो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन है, टेलीग्राफ। दी ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज जो है जो कि हमें मिली है आज तक वो सुमेरियन है। दी पाकिस्तान लार्जेस्ट टी बैग की बात करें जो हम चाय पीते हैं उसकी बात हो, रिटन का है या पाकिस्तान का। दी कंट्री विदाउट कैपिटल इज़ न्यूरा है, जो है उसका कोई कैपिटल नहीं है न्यूरा। ये एक जजीरा है जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर का लंबा है, छोटा सा बा, ठीक है। इसको कंट्री कह दिया है और इसमें कोई बहुत कम लोग रहते हैं, कोई 10-12 हज़ार लोग रहते हैं मेरे ख्याल में, या 15-20 हज़ार। मोस्ट इमिग्रेशन, अच्छा वो कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा लोग दुनिया के लोग जाते हैं वो कौन सा कंट्री है, ठीक है, इमिग्रेशन करते हैं जिसमें, तो वो यूएसए है, ठीक है। विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर रेडियो टेलीस्कोप, तो चाइना ने बनाया दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो रेडियो टेलीस्कोप चाइना ने बनाया। नेक्स्ट हम बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाकन डिवीजन इज स्विट्ज़रलैंड, तो किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो सवात को कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एंड्रॉयड, एंड्रॉयड से आप क्या लगते हैं, ह्यूमन लाइक, हमने कहा। अच्छा एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड इज़ अ रोबोट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पे जो एंड्रॉयड को कह रहे हैं ह्यूमन लाइक, ठीक है। तो विच बिकेम द फर्स्ट रिवर, अच्छा वो कौन सा रिवर था जिसे सेम लीगल राइट्स दिए गए एज दैट ऑफ ह्यूमन, जैसे इंसानों को दिए गए 5 मार्च 2017 में। तो मंगूनवाई है, ठीक है। यूएसए के पास 568 स्पेस सैटेलाइट है और जो दुनिया में पहले नंबर पे थे, यानी कि दुनिया में पहले नंबर पे जिसके आसमान में छोड़े गए सैटेलाइट हैं मसनूई सियारे हैं उसकी तादाद 568 है। और दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा, वो चाइना आता है जिसके 177 सैटेलाइट हैं दुनिया के बाहर छोड़े हुए, ठीक है, खला में। विच इज़ नेम ऑफ वर्ल्ड सोलर पावर प्लेन, तो सोलर इम्पल्स 2 है, ये एक जहाज़ है, ये सोलर पावर से चलता है और ये डे एंड नाइट फ्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। सोलर इम्पल्स 2 इसका नाम है, ठीक है।
ये एक जहाज़ की बात हो रही है। विच कंट्री पास अ लॉ टू लेजिस्लाइज चाइल्ड लेबर फॉर किड्स, वो कौन सा कंट्री है जिसने ये भी कहा कि बच्चे भी हो 10 से 18 साल के होंगे भाई वो भी काम करेंगे। जुलाई 2014 में वो लेविया है, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड्रॉयड न्यूज़ कास्टर, अच्छा वो कौन सी कंट्री है जिसमें पहली जो है वो एक रिपोर्ट न्यूज़ कास्टर बनी है, मतलब रिपोर्ट को एक एज ए न्यूज़ कास्टर के तौर पर बिठा दिया गया है, इसका नाम कोडो मोरियड अनवील्ड किया गया, बताया गया है। तो वो जापान में है। जापान में क्या है कि एक न्यूज़ चैनल ने, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे न्यूज़ पढ़ने के लिए बंदे की बजाय एक एंड्रॉयड न्यूज़ कास्टर को, रिपोर्ट को बिठा दिया, और इसके बाद मेरे ख्याल इंडिया में भी ये स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे, अच्छा वर्ल्ड ऑटिज़्म क्या है? देखें, ऑटिज़्म एक डिसेबिलिटी है। उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर उसमें उन्होंने ये बीमारी होती है कि उनका माइंड जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करता, मतलब वो एक अपने तरीके से सोचते हैं, और वो ये उनको आप कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, लोगों से वो क्या कहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, उनका बिहेव जो होता है वो आम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता। और इसकी ऑटिज़म की है जो है, इसकी थेरेपीज तो होती है लेकिन कोई ख़ास मेरे ख्याल में इलाज नहीं है दुनिया में। तो जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो उनकी समझ जो है, उनकी अक्ल जो है वो सही तरह से काम नहीं करती, उनको लिए स्कूल भी आम नहीं होते बल्कि स्पेशल होते हैं, यानी कि वो बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं, यानी कि आम रूटीन में जो है, और जिस तरह बच्चे होते हैं उनकी जहनी नशोनुमा होती है, जिस तरह एक बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो उस तरह बिहेव नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक बीमारी होती है, इसे ऑटिज़म कहते हैं, ठीक है। इसी की अवेयरनेस दुनिया को लाने के लिए ये 2 अप्रैल को ये डे बनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन रिविरिया वाज अ कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च इन श्रीलंका आर्म फोर्स इन जफना, तो ये सनराइज से कहा जाता है। इसकी डिटेल्स मैंने देख लिया, कब शो 1995 में हुआ था, और दिसंबर 1995 में ये ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो जफना सिटी को कैप्चर करना था, यही बस ज़्यादा। ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन की बात करें तो ये इंडिया में हुआ था। ये कब हुआ था? जब इंडिया में अटैक हुए थे ना 2008 में मुंबई में, तो उसके बाद जो है इसको इन्वेस्टिगेशन करने को जो है, या इसको ऑपरेशन किया गया था, इस पर जो उसे कहा जाता है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नोबल ईगल, ये क्या यूएस मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है। इसमें क्या किया था, जब देखिए 9/11 हुई थी और उसके बाद 2001 के बाद, तो ये एक यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जो है नोबल ईगल के नाम से शुरू किया था। इसका मकसद ये था कि उनके जो अपने जो एयरप्लेन्स हैं उस कंट्री के, यूएस के, तो उन्होंने हिफाजत करनी थी अपनी जगहों की, मुख्तलिफ ब्रिजेस की, पावर प्लांट की, और मुख्तलिफ जो है उनकी पोर्ट्स की, ठीक है। इवनिंग लाइट्स वाज दी फील्ड ऑपरेशन ऑफ यूएस का है, ये फील्ड ऑपरेशन हो गया था, क्योंकि ये क्या था, इराक में किया गया था। उनके हेलीकॉप्टर जाते ही वहाँ पे उससे पहले हेलीकॉप्टर गिरना स्टार्ट कर दिया, तो हेलीकॉप्टर में टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ये फेल हो गया था। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डिकेट 2010 से 2020 को, तो उन्होंने डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन कहा गया था। इस 10 सालों को उन्होंने 2010 से 20 में क्या कहा था कि वो बंजर डेजर्ट्स, इनके बहुत ज़्यादा रेत और बहुत ज़्यादा जो है डिसर्टिफिकेशन में होता है, मतलब होता है वो बंजर हो जाना ज़मीनों का, इलाकों का, यानी कि इसको कहा गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS, ये 1948 में जो है इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अमेरिका की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका काम था कि कोऑपरेशन करना, अमेरिकन स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेट हो उनके आपस में। तो इसका ये OAS जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, इसका बस यही काम था। 2013 में क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन इंडिया। 2009 में जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। G15 was established in dash non-aligned movement summit in Belgrade in 1989। तो अच्छा, G15 क्या है? G15 देखें, दुनिया के कुछ 15 ममालिक हैं, उन्होंने मिल के G15 बनाई।
तो नॉन अलाइन जो मूवमेंट थी उसकी जो समिट हो रही थी 9th, उसमें जब वो 15 कंट्रीज़ मिले तो उन्होंने एक G15 बना दी। अब इस G15 में जो जो कंट्रीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ। वो अब तो 17 है, वैसे इसे G15 का नाम दिया गया था, लेकिन इस वक्त 17 ममालिक इसमें जो है वो इंक्लूड हैं। इनका काम क्या है देखें, G15 जो ग्रुप है, जैसे हमने यूनाइटेड नेशन की बात की थी, इसी तरह ये G15 का काम है इन 17 कंट्री ने आपस में इन्वेस्टमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी की आपस में ट्रेड करनी है, और वैसे भी आपस में जो ट्रेड है इन 17 कंट्रीज़ के आपस में उसको आसान बनाना है, तो इन्हांस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कि अब अपने इन 17 जो 17 कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो नशनुमा हो, पढ़ाई हो, हालिया से पैदावार हो। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में। वेयर इज़ दी परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ G20। अब G20 एक ग्रुप है, उसमें क्या है 20 जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो नो परमानेंट सेक्रेटरी इसका तो कोई नहीं है, पर G20 कंट्रीज़ जो हैं वो उन सब के मैंने यहाँ पर नेम मेंशन कर दिए हैं, और इनका काम भी यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। और G20 कंट्रीज़ हैं, उनकी GDP की बात करें या उसकी दुनिया की तकरीबन 80% जो दुनिया की मोस्ट जो रिच कंट्रीज़ हैं या जिनका GDP दुनिया का 80% बनता है वो इसी में है। ठीक है, G20 कंट्रीज़। तो ये भी एक ग्रुप है जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसमें जो 20 कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और किसी किस्म का अगर कोई आफत आ जाए तो उसको उसका जो नुकसान है उसको बर्दाश्त करती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी जो इसमें कंट्रीज़ होती हैं। G20 यहाँ पे पूछा गया इस्टेब्लिश हुई 1999 में हुई थी। पाकिस्तान वाला ना G15 का है ना G20 का, किसी का भी नहीं है जी पार्टिसिपेंट। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल हुई थी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में हुई थी। ठीक है, रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ये। ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी इसी तरह कोऑपरेशन है जो कि आपस में क्या है, इसका हेडक्वार्टर रियाद जद्दा में है। तो इनका आपस में जितनी भी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, या गल्फ़ कुवैत हो गया, ओमान हो गया, आपस में भी मज़ीद अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इस कोऑपरेशन का जो मकसद है। नेक्स्ट है डूरंट कप की बात करें, अक्सर पूछा जाता है BBSC में, तो ये फ़ुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल UN हैज़ डैश रीजनल हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसके 3 मज़ीद हैं UN के। विच इज़ द 5th पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जिसने एक्सेप्ट कर लिया फ़ी, यानी कि जब हम देखें यूनिवर्सिटी में फ़ी देते हैं तो उसने बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट कर लिया। कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा हमें फ़ीस की बजाय बिटकॉइन देगा तो वो भी काबिल कबूल है। तो वो कम्ब्रिया यूनिवर्सिटी UK की है, उसने ये कहा है। ठीक है, किरिबाती बिकेम इंडिपेंडेंट फ्राम यूनाइटेड नेशन इन 1979 में। उसका कैपिटल तरावा है। कैपिटल ऑफ मंगोलिया का पूछा गया है, तो उलम्बाटर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड बट अच्छा। स्टेट्समैन, पॉलिस स्कॉलर, इन्वेंटर। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया USA का थॉमस जेफरसन की बात हो रही है, जिन्होंने काफ़ी सारी इनकी चीज़ें जो इन्वेंट की थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेमस पेंटिंग मोनालिसा। अक्सर ये भी PPSC में पूछा जाता है कि किसने बनाई है म्यूज़ियम। ठीक है, तो इस डिस्प्लेज एट द म्यूज़ियम ऑफ पेरिस। ठीक है, नोलॉजी द स्टडी ऑफ नॉलेज, नोलॉजी से ये फिर वन वर्ड सब्सक्रिप्शन से लिया गया है। जियोपोनिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, जियोपोनिक्स इज द स्टडी, नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, और हेयर यहाँ पे हम बात करें जियोपोनिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, स्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। आपने याद रखनी है। कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अगर आइस मास दैट्स कवर मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड एरिया इज क्लासिफाइड एन आइस शीट। अगर कोई ऐसा आइस मास हो जो कवर करे 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तो उसे आइस शीट कहते हैं। वैन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन फर्स्ट टाइटल, तो 20 फरवरी 2016 में। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो है। द पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर एक्यूट वाटर इज़ अवेलेबल। देखिए ये डेजर्ट है, सहरा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई पानी की जगह है जिसमें हम पानी है मौजूद है, जिसमें हम थोड़ी बहुत कोई कल्टीवेशन यानी कि चीज़ें उगा सकते हैं, कोई थोड़ा बहुत ज़मीन थोड़ा सा उसको पानी दे सकते हैं, थोड़ी सी कल्टीवेशन या कुछ चीज़ें उगा सकते हैं, तो उसे ओसिस कहते हैं इस कंडीशन को, जिसमें सहरा में थोड़ी सी जगह कहीं पानी हो, उससे हमने कोई कल्टीवेशन को छोटी छोटी सब्जियां उगा दिया या छोटा मोटा कोई चीज़ कर ली तो उसे ओसिस कहते हैं। The fine yellowish dust or silk spread and deposited by the wind that is very fertile is called lewis।
अच्छा, यहाँ पे लेयर्स क्या है, ये एक येलोइश डस्ट होती है, यानी कि सहरा के ऊपर येलो डस्ट जो कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाती है, ठीक है। ये फर्टाइल होती है तो इसे लोएस्ट कहते हैं, यानी कि ये अच्छी होती है, मतलब जो दूसरी जगह जाती है वहाँ पे जाके इसका फ़ायदा बेनिफिट होता है। थिनेस्ट अर्थ लेयर, अगर देखें अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, पूछा गया अक्सर PPSC में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थ लेयर्स, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो इसके ऊपर जो सबसे थिन, सबसे पतली होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, यहाँ पे यही पूछा गया था। अर्थ लेयर की जो सबसे पतली होती है, उसके बाद मेंटल होती है और कोर होती है, 3 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेम द एरिया ऑफ लैंड इज हाई इन लैटिट्यूड वेयर शॉर्ट कूल्ड समर डू नॉट परमिट ट्री टू ग्रो, तो टंड्रा है। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नाउ एज एपिसेंटर। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं वो ऐसा पॉइंट जो कि अर्थक्वेक जहाँ से, यानी कि डायरेक्टली मतलब वहाँ से इमर्ज होता है, यानी कि अर्थक्वेक जहाँ पे हो उसका जो सेंटर हो उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं। वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ फ्लोइंग नेचुरली इज कॉल्ड, तो स्प्रिंग कहते हैं उसे। बंदे अमीर नेशनल पार्क अफगानिस्तान का है। चलिए, आज के 100 MCQs जो है वो हमारे ख़त्म हुए। अगर आप भी जो है इस तरह मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, अकेडमी राब्ता भी कर सकते हैं। इस 100 MCQs का जो है आप टेस्ट भी कर सकते हैं, और आपको जो याद हुआ, ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कब टाइटल जीता, या कोई ऐसे सवाल जो दूसरे हों जो आपने याद किए हैं, आपने नीचे वहाँ लिखने हैं, या कुछ भी आपको समझ आए। यानी कि अगर हम चंद सवालात ले लें, आपने जहाँ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर आपने लिखना है कि कमेंट में कि कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर कौन सा है, या हम दूसरा किसी कोई आसान से देख लेते हैं, ताकि हम देखें कि आपने जो यहाँ पे 100 मैन ऑफ डेस्टिनी कौन सा है। आपने ये 2 चीज़ें लिखनी है, आपका आज के सवाल हैं इस 100 MCQs के। इन शॉर्ट, वैसे आप पूरे इस 100 MCQs का टेस्ट भी दे सकते हैं अकेडमी में। वस्सलाम। इसी तरह पढ़ने के लिए आप एक तो मेरे चैनल को, सर नासिर, आपको यूट्यूब चैनल है, ये मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की और दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर मेरी वेबसाइट www.faizi.faiportl पोर्टल, ये आप मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे आपको इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लेक्चर विद उर्दू मीनिंग के साथ मिल जाएंगे, और इस जनरल नॉलेज के भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है विज़िट करना है इस वेबसाइट पे, और आपको जो आज के जो सवाल हैं उनका भी कमेंट में जवाब देना है कि ईस्ट तैमूर का कैपिटल कौन सा है, या फिर मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, ठीक है। वास्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, और अकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की तैयारी बड़ी कम्प्रीहेंसिव अंदाज में कराई जाती है। आपको डेली पास पेपर भी इस तरह पढ़ाए जाते हैं। देखिए, PPSC के जो पास पेपर हैं उसको भी डिटेल के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ इस तरह समझाया जाता है, और बच्चों को आपको सिर्फ सुनने को, और इस वीडियो को आप बार बार सुनें, आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट आएंगे। ये मेरी अकेडमी इस तरह नहीं है कि आपको समझना है, आपको बहुत सी बातों का मज़ा आएगा पढ़ने में। चलें, वस्सलाम। उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखिएगा।